प्रश्न, सीट बेल्ट बांधते हैं। कल वाले होमवर्क क्वेश्चन को पहले सबसे पहले देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का सबसे इंपॉर्टेंट चिन्ह कौन सा है? तो भैया इसको तो हम कर ही चुके थे। आप लोगों ने कहा था कि तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। फिर मैंने होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन दिया था। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि पियाजे भैया की 4th स्टेज है और ये चलती है 11 से लेकर 14 वर्ष या 15 वर्ष तक भी चली जाती है। एज के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे गुड्डा। हाँ बिल्कुल वंदिता, व्यवहारवाद अभ्यास और ड्रिल पर असर डालता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसका उत्तर आपका क्या था? डी। इसका उत्तर, अच्छा पहले वाले का बोल रहे थे, तो इसका उत्तर था आपका सी, परिकल्पित निगमन यानी हाइपोथेटिकल डिडक्शन। यही एक पहचान है, समय भी बचाएगी। हमेशा याद रखना औपचारिक संक्रियात्मक में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यानी उच्च लेवल का तर्क है और प्रतिज्ञप्ति चिंतन यानी प्रोपोर्शनल थिंकिंग यानी चीजों को लेकर और हायर लेवल की लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, केंद्रीकरण की अगर मैं बात करूं, अनुत्क्रमणीय सोच, तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक में दिखता है जहां आप किसी भी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर फोकस करते हैं। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है, तो अगेन इट विल बी नोन एज आपका पूर्व संक्रियात्मक। संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्धता ये मूर्त संक्रियात्मक में आपकी आती हैं। तो ये तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने इसका बहुत सुंदर सा आपका सारी जो स्टेजेस की विशेषताएं हैं उनको लिखा रखा है और वही रिपीटेडली आती है। उनको आपको करने के लिए मैंने आपको कम से कम 3 से 4 बार भी बोला है और मैं उसको रिपीट भी करती रहती हूँ। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क वाला ही। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग व्यक्ति किस अवस्था में होता है जब वो विश्वास करता है कि जो वर्तमान में सामाजिक प्रणाली है उसको एक्टिवली बनाए रखने से सकारात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित होगी। मतलब वर्तमान में जो सामाजिक प्रणाली है उसको अगर कंटिन्यू रखा जाए तो मानवीय संबंध भी सकारात्मक रहेंगे और सामाजिक व्यवस्था भी क्या रहेगी? सुनिश्चित होगी। तो जाहिर सी बात है ये आपकी चौथी स्टेज कहलाती है जिसको कहा जाता है सोशल ऑर्डर मेंटेन करना यानी कानून और नियम की अवस्था। ये बी हो ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि भैया सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से इंपॉर्टेंस किसकी है? सामाजिक प्रणाली की है, समाज के नियमों की इंपॉर्टेंस है कि अगर उसको सही से बनाएंगे तो मानवीय संबंध और सामाजिक व्यवस्था ठीक चलेगी। तो इसका उत्तर बी नहीं हो सकता। बी तब होता है जब कहा जाता है कि मानव के ऐसे कार्य जिनमें मानवीय हित की भलाई हो, चाहे समाज के नियमों को कोई मैटर न किया जाए या मानव सुख सर्वोपरि हो, वो होता है। तो ये आप एक बार कोलबर्ग को जरूर देख लें, नहीं तो मैं कल परसों में फिर एक बार कोलबर्ग ले आती हूँ ताकि जो गलती आप कर रहे हैं उसको आप सुधार लें। देखिए क्लास में रोज होना और लेकिन अपने जो टॉपिक्स पहले के कराए हुए हैं मैंने अभी तक में 42 से ऊपर क्लासेस करा दी हैं। 1 फरवरी से लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो 42 से ऊपर क्लासेस हैं, 43 से ऊपर क्लासेस अगर हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है हर एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आप उस क्लास को किसी को भी न छोड़ें, आप अपनी पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना साहब? आ जाए। चलिए तो आज के क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? जो चाइल्डहुड लेवल होता है उसमें आपका डेवलपमेंट कैसा होता है? जब आपका चाइल्डहुड होता है तो उसमें डेवलपमेंट कैसा होता है? केवल परिमाणात्मक, अनियमित और असंबद्ध, धीमी गति से होता है, मापा नहीं जा सकता, मल्टी लेवल पर होता है और मिश्रित होता है। कल के कुछ बचे हुए टॉपिक थे उसको भी ले लिया। बहुत बढ़िया आरजू, टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। अगर सारी 42-43 क्लासेस आप करोगे क्यों नहीं होंगे? मतलब मैंने तो हर टॉपिक को फ्री में ही करा रखा है, यूट्यूब पर कंटेंट भी है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिस सेशन भी। बिल्कुल। तो बाल्यावस्था क्या होती है? मल्टी लेवल होती है और मिश्रित होती है। मल्टी लेवल क्यों होती है बाल्यावस्था? बताती हूँ कि देखो भैया, एक होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड पर मामला क्या है? अगर मैं आपके शारीरिक विकास की बात करूं तो वो तो धीमा है। शारीरिक विकास कैसा है इस स्टेज में आपका? तो शारीरिक विकास तो बेटा जी इस स्टेज में धीमा है। लेकिन अगर मैं मानसिक विकास करूं तो मानसिक विकास कैसा है? मानसिक विकास वो सेंट्रलाइज्ड है। तो दोनों का अलग अलग लेवल है।
दोनों का क्या है, अलग अलग लेवल। लेकिन जैसे ही आप लेटर चाइल्डहुड में आते हो तो शारीरिक विकास बिल्कुल थम जाता है और मानसिक विकास विकेंद्रित हो जाता है, तार्किक हो जाता है। तो मिश्रित भी है और बहुस्तरीय भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो क्योंकि मैं चाहती हूं आप यहां से शुरू करें। सेकंड क्वेश्चन हम आराम से समझते हुए वाइगॉत्स्की को, मैं नहीं चाहती कि वो क्वेश्चन आप गलत करें, तो मैं चाहूंगी कि उसको आराम से फोकस के साथ आप अंत में मेरे साथ देखेंगे। उसको आज हम होमवर्क क्वेश्चन में लेंगे। आज कौन सी एक प्रोग्रेसिव क्लास की विशेषता है, मतलब प्रोग्रेसिव क्लास जो होती है ना उसकी क्या स्पेशलिटी है बताइए। टीचर मटेरियल को डिस्प्ले के लिए लेकर आता है, बैठने की व्यवस्था सबकी फिक्स्ड होती है, औपचारिक परीक्षा के माध्यम से साल के अंत में बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है, टीचर बच्चों को अवधारणात्मक समझ यानी कंसेप्ट को सक्षम करने के लिए, समझ को सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है। वही वाली बात हो गई, टीचर रचनावाद को फोकस करता है, टीचर अवसर प्रदान करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चा स्वयं से चीजें करेगा और टीचर फैसिलिटेटर है। बहुत बढ़िया। आगे ध्यान से सुनना, एक टीचर अपनी छठी क्लास के बच्चों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। गौर फरमाएं, यहां फिसलने के बहुत चांसेस हैं। टीचर है, डिस्कस कर रही है कि बेटा रूल्स क्या होंगे हमारे डिस्कशन के, नॉर्म्स क्या होंगे हमारे डिस्कशन के, ताकि वो अपनी छठी क्लास में एक मीनिंगफुल क्लासरूम डिस्कशन करा सके। ठीक, बच्चों को हमेशा क्लास में टीचर्स को हमेशा क्लास में कंट्रोल रखना चाहिए और बच्चों से डिस्कशन यानी परामर्श किए बिना क्लास के नियमों को निर्देशित कर देना चाहिए। आप आराम से मुझे बताएं फोर्थ का आप आंसर क्या लेकर चल रहे हैं, बिकॉज आई डोंट वांट कि दीदी सबने दिया था इसलिए हम चले गए। आराम से पढ़ के बिना किसी दिक्कत के, पानी पी लो चाहे एक बार। सी ए राइट आर रॉन्ग। ए राइट है कि बहुत अच्छी टीचर है भैया, कि आपस में क्लास में चर्चा करेगी, उस चर्चा के नियम क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, उन पर भी चर्चा कर रही है, थोप नहीं रही है। ये गलत है कि टीचर हमेशा क्लास में नियंत्रण करे, क्योंकि मैंने क्या बताया है, एक बार सब तेज से बोलो, अपने अपने घर में भी बोलो, कि क्लासरूम इफेक्टिव वो होती है जिसमें बच्चा स्वतंत्र है और बच्चा खुद लर्निंग पर कंट्रोल रखता है। तो ये कट गया, उत्तर हो गया ए सही, आर गलत। कि जहां टीचर मिलकर नॉर्म्स डिसाइड कर रही है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया। सामाजिक रचनावादी क्लास में यानी वाइगॉत्स्की भैया जी को फोकस करने वाली क्लास में लर्निंग डिसकॉन्टेक्चुअलाइज्ड होती है यानी इररेलेवेंट होती है, उसका बच्चे के जीवन से कुछ लेना देना नहीं। गुरुजी कुछ भी आके 3-5 पढ़ा जाते हैं। टीचर क्लास और बच्चों के सीखने पर पूरा नियंत्रण रखता है। टीचर एक दूसरे और बच्चे एक दूसरे और टीचर के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी अंतःक्रिया इज इंपॉर्टेंट, इंटरैक्शन इज इंपॉर्टेंट, और वहां पर कोई भी नियम किसी पर थोपा नहीं जाएगा। क्या होगी, चर्चा होगी। आइए, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग निम्न में से क्या कथन सही है। ये घबराना मत, बता सकते हो, इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया है, वरना ऐसा नहीं है कि बीच से बीच में मैं एनईपी उठा के तुम्हें ये कह दूंगी ओ दीदी ने ये तो बताया नहीं, ये तो आज का टॉपिक ही नहीं था, हाँ मर गए। ऐसे नहीं, सभी लेवल पर एक लैंग्वेज मोनोलिंगुअलिज्म का अभ्यास किया जाए, रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया जाए। दिव्यांग बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी के प्रयोग को हतोत्साहित का मतलब क्या होता है, मना किया जाए। हतोत्साहित का मतलब मना किया जाए और बच्चों को उनके सीखने के रास्ते और कार्यक्रम को खुद से चुनने के लिए आप अवसर प्रदान करें। तो अगेन बच्चों की स्वायत्तता की बात थी, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक खुद से सीखेगा, टीचर अवसर प्रदान करे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को ले लिया क्योंकि ये रिलेट कहां से करता है, सीधे तौर पर रचनावाद से रिलेट करता है। आ जाएं, नई लर्निंग है ना, नई लर्निंग प्रीवियस कंसेप्ट और सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए। आपके प्रीवियसली भी मैंने ये टॉपिक्स आपको घुमा फिरा के समझाए।
तो नया जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपकी प्रीवियस नॉलेज और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए और जो बच्चे पहले से जानते हैं उससे रिलेट होना चाहिए। आप बताइए, आप मानते हैं नहीं मानते ऐसा? बच्चे एक लाइन स्ट्रेट तरीके से नहीं बल्कि एक चक्रीय तरीके से साइक्लिक ढंग से सीखते हैं। बताएंगे मुझे, बताएंगे क्या मानते हैं? सातवें का उत्तर क्या है? सातवें का उत्तर क्या आपको लगता है? बताएंगे मुझे। चक्रीय तरीके से सीखने की बात एक भैया ने और कही है, कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है? कोई भी बच्चा, चक्रीय तरीके से सीखना। आप में से अगर कोई अभी केंद्रीय विद्यालय की संडे वाली मेरी मैराथन ले रहा था तो मैं चाहूंगी आप मुझे जरूर बताएं। मैंने वहां बताया था कि साइक्लिक वे में लर्निंग एक लर्निंग का टाइप होता है और इसके बारे में बात किसने की है? एक रचनावादी ही हैं जिन्होंने ये वाली बात की है, जेरोम ब्रूनर। कौन है? साइक्लिक वे में सीखने की बात कौन करते हैं? चक्रीय तरीके से सीखने की बात ब्रूनर भैया करते हैं। कौन करते हैं? ब्रूनर भैया करते हैं कि लर्निंग इस तरीके से होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसे भूलिएगा मत। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, दोनों बातें एकदम सही हैं। बच्चे एक सिंगल लाइन में नहीं सीखते बल्कि ऐसे सीखते हैं, स्पाइरल वे में सीखते हैं, चक्रीय तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं पलक प्याज, बिल्कुल जेरोम ब्रूनर। तो बच्चों की लर्निंग को आसान करने के लिए एक टीचर क्या कर रहा है गुड्डा? बच्चों को क्लास में चर्चा कर रहा है, अन्य एक्टिविटीज में भाग लेने से क्या करें। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं ना कि तुम्हें ये क्यों लगा, हालांकि बच्चे बोलते नहीं है, लेकिन अगर चर्चा हो प्रॉपरली कि मुझे ये लगा, इसके पीछे दीदी मुझे ये कारण लगा, तो 100% आपकी प्रॉब्लम का या डाउट का सोल्यूशन हो जाए और बहुत बेहतरीन तरीके से। आप उसे लाइफ लॉन्ग कभी ना भूलें, है ना, कि मैं तो ये सोच रहा था इसलिए मैंने इसका जवाब सी दे दिया। ठीक बेटा, रीच 22 का जो था, उत्साहित करना चाहिए, अन्य कोऑपरेटिव लर्निंग्स को, गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित। क्योंकि कारण क्या था? टीचर को करना चाहिए तो टीचर हमेशा पॉजिटिव चीज ही करेगा, अब कोई नेगेटिव तो नहीं करेगा। हतोत्साहित का मतलब होता है, मैंने कहा, मना करना चाहिए। तो एक्टिविटीज में भाग लेने को टीचर मना करे या कहे कि बेटा भाग लो बढ़ चढ़ कर, तो प्रोत्साहित करे यानी कहे, तो जाहिर सी बात है पीछे से भी अगर आप इसको देखते तो आप आसानी से इसको लगा पाते। दैट सी वाज द राइट आंसर सुनीता। ठीक है, डी नहीं होगा बेटा जी। आए, बच्चों में वैकल्पिक कंसेप्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मैं बताती हूँ वैकल्पिक कंसेप्ट होता क्या है। अब जब हम बात करते हैं रचनावाद की, तो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। अब कई बार बच्चा जो है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आपने अपने अकॉर्डिंग इसको एक अर्थ दिया, है ना, मैंने जब तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया तब तक आपने अपने तरीके से गुड्डा इसको पढ़ा और अपने तरीके से इसके बारे में सोचा। जब आपने अपने तरीके से इसके बारे में सोचा तो जाहिर सी बात है आपका अपना कंसेप्ट बना, और हो सकता है वो कंसेप्ट ठीक हो या नहीं हो। तो इसे बोलते हैं कि एक मेन जो कंसेप्ट है उससे अलग बच्चा अपना जो कंसेप्ट बना लेता है, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव कंसेप्ट, वैकल्पिक कंसेप्ट के बारे में कौन सी बात सही है? बच्चों के कंसेप्ट उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होते हैं। आपका कंसेप्ट जो आपने बनाया वो कैसे बनाया? आपको जो एक्सपीरियंसेस थे उसके बेसिस पर आपने किसी चीज के बारे में विचार किया। ठीक है साहब, जैसे हम लोगों को बचपन में कहा जाता है ना कि भूत आ जाएगा, तो हमने अपने अनुभव, अपने समाज और संस्कृति में भूत आ जाए, चुड़ैल आ जाएगी, हवा आ जाएगा, उसके आधार पर एक कंसेप्ट बनाया हुआ है कि भूत ऐसा होता है, चुड़ैल ऐसी होती है, या हवा ऐसा होता है। ठीक, बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की क्षमता जन्मजात होती है और वो अपने आसपास की घटनाओं के कारण बनाने और उनके बीच का कारण को समझने के बीच में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बच्चे तार्किक और बुद्धिमान नहीं होते और उनमें अर्थ बनाने की क्षमता नहीं है। यही गलत है, क्योंकि हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है ना, कौन सा सही नहीं है। ये वो ज्ञान जो व्यक्ति को अपनी सोच के बारे में और अपने खुद के सीखने के बारे में होता है, उसे क्या कहते हैं? तो भैया देखो, बच्चा जब ज्ञान का निर्माण कर रहा है तो उसका एक हायर लेवल भी होगा। जब वो खुद दुनिया भर की चीजों से ऊपर उठकर खुद की सोच के बारे में भी सोचने लगता है, अपनी खुद की सोच के बारे में भी क्या करने लगता है? सोचने लगता है। अपनी खुद की थिंकिंग के बारे में भी क्या करने लगता है? सोचने लगता है। मैंने ये वाला काम कैसे किया था, अरे यार मैं कितना गलत सोच रहा था। इतना करने की जब आपके अंदर हिम्मत आ जाए तो उसे आप बोलते हो अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन, या हिंदी में परासंज्ञान।
तो क्या बोलेंगे, अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन या परासंज्ञान। कि जब आप अपनी सोच के बारे में सोच पाए, जब व्यक्ति अपनी खुद की सोच के बारे में और अपने खुद के सीखने के बारे में सोचे कि भैया मैं कैसे सीखता हूं, मैंने गलती कहां की, खुद से ढूंढ रहा है, तो मतलब ये नेक्स्ट लेवल है आपका, जिसे आप कहते हो अधिसंज्ञान। संज्ञान यानी आपको अपनी काम का बारे में पुनः खुद से सोचना, कोई और नहीं है, अपनी सोच के बारे में खुद से सोचना। तो ऐसे में बच्चा अपनी गलतियां खुद पता लगा सकता है। ठीक है। अच्छा, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? प्रोसीजरल नॉलेज होता है कि मैं जैसे आपको किसी चीज की प्रोसेस बताऊं, जैसे आप सब ने होली पर एक रेसिपी ढूंढी होगी, सॉफ्ट दही बड़े कैसे बनाए, आपने नहीं ढूंढी होगी, मम्मी ने ढूंढी होगी, 100% ढूंढी होगी। सॉफ्ट दही बल्ले कैसे बनाए, तो वो यूट्यूबर क्या बता रहा होता है, क्या बता रहा होता है, प्रोसेस ही तो बता रहा होता है। तो कैसे का जवाब, कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएं, इसको आप कहते हो प्रोसीजरल नॉलेज, कि आपको प्रोसेस की जानकारी है कि ये काम कैसे होता है, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। साइकिल कैसे चलाई जाती है, अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूं साइकिल कैसे चलाई जाती है, तो मैं आपसे आपके प्रोसीजरल नॉलेज को चेक कर रही हूं। क्या? प्रोसीजरल। घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? आपको जो भी चीज पता है आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, आप अपने ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। जो नॉलेज आपको पता है, तो ज्ञान का या जो भी आपको नॉलेज है उसका क्या करना, वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। आपको जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, आप उसका बखान कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं कि अरे भाई ये था, वैसे था, है ना, ये सब कुछ था, उस समय पे देश के अंदर ये घटनाएं घटी, इस तरीके से घटनाओं ने देश की आजादी की तरफ मुख मोड़ दिया, ये घटनाएं इस तरफ हमें लेकर गई। तो ये क्या है? घोषणात्मक ज्ञान, कि आपको जो नॉलेज है आप उसको बता रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? अध्यापक बनेंगे, अध्यापक। अध्यापकों, वाह, आना अच्छे से, फिर कल इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, और लगातार पर डे ये क्लासेस होती हैं। बहुत सारी क्लासेस हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो बिना कहे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे फिर से।